गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। और आज जो टेस्ट सीरीज रहने वाली है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की रहने वाली है, जो कि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कोई नर्स है जो किसी पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज पेशेंट को है। तो नर्स यहाँ पे क्या असेस कर रही है उस कंडीशन को लेके, या फिर पेशेंट को क्या वियर करने के लिए कह रही है। ठीक है, कि आपको जो है सिलिका पार्टिकल के एक्सपोजर से बचना है तो आपको क्या वियर करना होगा। मास्क, गाउन, ग्लव्स या आई प्रोटेक्शन। तो आप जल्दी से आंसर कर दो, सोच लो अपने माइंड में। इतने हम इस डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। देखो, सिलिका पार्टिकल्स बच्चे जो बाय नोज के थ्रू जाते हैं, मतलब ये ऑक्यूपेशनल डिजीज होते हैं, जो बाहर लोग काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। तो सिलिका पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो एयर में जब मूव कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बाय नोज के थ्रू हम सांस जब लेते हैं तो हमारे सारे पार्टिकल्स लंग्स में जाके डिपोजिट हो जाते हैं। और डिपोजिट होते 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 एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो पूरा स्कार बना लेते हैं। इट मीन्स ऐसा, देख लो, फाइब्रोसिस, स्कार बन जाता है। स्कार मतलब इतना, ये देख, आप देख रहे हो कितनी जो है सीरियस कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। फाइब्रोसिस वाली कंडीशन बहुत ही सीरियस डेंजर कंडीशन दिखाई दे रही है। और ऐसी कंडीशन में जो कोई पेशेंट आता है लेके आपके पास कंडीशन, तो फिर आपको क्या वेयर करने के लिए कहना होगा। तो आपको भाई क्या पहनाना है पेशेंट को, मास्क पहनाना है कि भाई तुम मास्क पहनो जाके, तभी क्या कर सकते हो, इस डिजीज से अपना प्रिवेंशन करा सकते हो। अदरवाइज ये डिजीज जो है इसको फैलने से कोई भी नहीं बचा सकता। मास्क क्या करेगा, मास्क नोज पे कवर रहेगा ताकि जो भी पार्टिकल्स है वो अंदर डिपॉजिट ना हो। ठीक है। गाउन, गाउन बच्चों हमेशा ना, जो भी कॉन्टाजियस डिजीज होती हैं, तो जैसे आपकी कोई स्किन की डिजीज है, ठीक है, स्किन डिजीज के अंदर मोस्ट ऑफ हमें गाउन पहनने के लिए कहा जाता है। या फिर कोई स्पिल का यूज हो, कहीं स्पिल गिरा हुआ है, कहीं ब्लड गिरा हुआ है, या हमें वहां भी क्या कर सकते हैं, हम गाउन का यूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। कोई भी पीपीई किट पहननी पड़ती है वहां पे, तो है ना। तो ये सब हो गया। और आपकी जो है जो स्किन डिजीज, सोरियोसिस कंडीशन है, सोरियोसिस है ना। तो सोरियोसिस कंडीशन के अंदर भी आप जो है गाउन का यूज कर सकते हैं। कोई भी कॉन्टाजियस डिजीज की बात करूं, XYZ कोई भी कॉन्टाजियस डिजीज है, सबके अंदर हमें गाउन का यूज करना होता है। ग्लव्स, ग्लव्स आप लोग जानते हो, ग्लव्स जब भी किसी पेशेंट की मेडिकेशन करनी है, या फिर आपको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, मेडिकेशन देनी है ना, या फिर कोई ऐसी कंडीशंस है यहाँ पे आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशन मेंटेन करना है, तो हर जगह हमेशा ग्लव्स वियर करने होते हैं, है ना। आई प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन बच्चों हम काफ़ी रेयर जगह पे यूज़ करते हैं, रेयर कंडीशन में यूज़ करते हैं, बट आई प्रोटेक्शन बहुत नेसेसरी होता है जब भी किसी पेशेंट को कोलोस्टमी इरिगेशन कर रहे हो, जब भी किसी पेशेंट को कोलोस्टमी इरिगेशन कर रहे हो तब। फर्स्टली ये, सेकंड कोई भी ब्लैडर इरिगेशन चल रहा हो, आपका ब्लैडर इरिगेशन चल रहा हो, ठीक है, तो ब्लैडर इरिगेशन के अंदर भी हमें करना होता है। या फिर ब्लैडर इरिगेशन है, कोलोस्टमी इरिगेशन है, वूंड इरिगेशन है। क्योंकि ना क्या होता है, जब भी आप किसी पेशेंट का, इरिगेशन मतलब समझते हो, इरिगेशन का मतलब होता है इरिगेट करना, साफ सफाई करना। जैसे आप कपड़ों को धोते हो ना, इस तरीके से किसी वूंड को वॉश करना, इरिगेट करना, क्लीन करना। ठीक है। तो जो वो उसकी स्प्लैश होता है ना, तो वो आपके फेस पे गिर सकती है, तो हमेशा फेस शील्ड या फिर आई प्रोटेक्शन को कवर करना होता है। तो कुछ मेडिकेशन भी होती हैं ऐसी जहाँ पे हमें आई प्रोटेक्शन हमें बहुत नेसेसरी होता है वियर करना, बिकॉज कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट इतने हार्मफुल होते हैं कि सीधा सीधा हमारी आईज को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, एक ड्रग का नाम राइबावेरिन, एक ड्रग आती है बच्चों राइबावेरिन। ये जो ड्रग है ना, हमेशा मोस्ट ऑफ बच्चों के अंदर दी जाती है, जो RSV वाले बच्चे होते हैं ना, रेस्पिरेटरी सेंट्रल वायरस जिनको होता है, जो बच्चे इफेक्ट होते हैं, उस कंडीशन में राइबाविरिन देते हैं। और ये जो हमेशा ऑक्सीजन टेंट से इस ड्रग को देते हैं, ऑक्सीजन टेंट या फिर इनहेलेशन मेथड से, ठीक है, या तो ऑक्सीजन टेंट या फिर इनहेलेशन मेथड से। तो हमेशा इस ड्रग के जब भी इस ड्रग को देने जाते हैं, नर्स देने जाएगी, तो हमेशा आई प्रोटेक्शन वियर करना होता है, क्योंकि सीधा सीधा आई के ऊपर इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो याद रहेगा आई थिंक आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नर्स इज इंस्ट्रक्ट हॉस्पिटलाइज क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ एम्फाइसीमा। अब हमें पता होना चाहिए एम्फाइसीमा क्या होता है। अबाउट मेजर दैट विल इनहेंस द इफेक्टिवनेस of breathing during this apneic period, which position should the nurse instruct the client to assume। कहने का भाव ये है इस क्वेश्चन का, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, किसी पेशेंट का डायग्नोस हुआ है एम्फाइसीमा का, तो यहाँ पे पेशेंट को वही ब्रीथिंग डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा, तो आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करोगे, कौन सी पोजीशन जो है नर्स उस पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी।
सिटिंग अप इन बेड मतलब बैठा देगी, साइड लाइन इन द बेड पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन दे देगी, सिटिंग इन अ रिक्लाइन चेयर चेयर के ऊपर रिक्लाइन पोजीशन के अंदर बैठा देगी, या फिर सीटिंग अप एंड लीनिंग ऑन एंड ओवर बेड टेबल, या फिर पेशेंट को बिठाएगी, पेशेंट के आगे एक कार्डियक टेबल की तरह है, या फिर कहूँ तो ओवर बेड टेबल लगा देगी और पेशेंट के हाथ कैसे रखेगी, आगे के साइड, लीनिंग फॉरवर्ड होगी पोजीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लग रहा है, एम्फाइसीमा वाले क्वेश्चन का आंसर बता सकता है कोई? नहीं बताएगा क्योंकि हमारी क्लास रिकॉर्डेड है। चलिए एम्फाइसीमा, देखो एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या हम इसको पिंक पफर बोलते हैं? क्या हम इसको पिंक पफर बोलते हैं? आप लोग इस बात को कमेंट में बताओगे कि हाँ हम पिंक पफर बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सी पोजीशन यहाँ पे दी जाएगी, तो भाई यहाँ पे आप लोग पोजीशन दोगे पेशेंट को, कैसे पोजीशन दोगे, बैठा दोगे और पेशेंट के आगे की साइड क्या करोगे, एक टेबल लगा दोगे ताकि पेशेंट की पूरी एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जो एल्वोइली कोलैप्स हो रही है, जहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट है, ताकि वो ओपन हो जाए और पेशेंट को इजिली जो पेशेंट की एयरवे है वो ओपन हो जाए, पेशेंट थोड़ा सांस ले सके, क्योंकि यहाँ पे ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, डिस्निया देखने को मिलता है, टैकीकार्डिया देखने को मिलता है एंड टैकीपीनिया देखने को भी मिलता है, तो आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। कफ देखने को मिलता है, कंटिन्यूसली कफ भी होता है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन पेशेंट को हमें सिटिंग अप एंड लीनिंग ओवर बेड टेबल वाली पोजीशन का यूज करना होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग एन एजुकेशनल सेशन विद कम्युनिटी मेंबर। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है जो एक एजुकेशनल सेशन को कंडक्ट कर रही है मेंबर्स के साथ एंड साइन सिम्टम्स एसोसिएटेड किए गए हैं टीबी के, मतलब टीबी वाली कंडीशन के ऊपर जो है काफी वार्तालाप चल रही है। एंड द नर्स इन्फॉर्म द पार्टिसिपेंट दैट ट्यूबरक्लोसिस इज कंसीडर्ड एज डायग्नोसिस। ठीक है, तो बताया गया है कि नर्स इन्फॉर्म करती है पार्टिसिपेंट्स हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, टीबी के बारे में, डायग्नोसिस के बारे में जो है बातें चल रही हैं, तो कौन सा साइन सिम्टम यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो कौन सा साइन सिम्टम यहाँ प्रेजेंट रहेगा, जी टीबी के ऊपर वार्तालाप चल रही है, तो क्या कहेगी नर्स कि ये सिम्टम यदि होते हैं तो आपको डायग्नोस करा लेना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट डिस्निया है, हेडेक, नाइट स्वेटिंग, ब्लडी प्रोडक्टिव कफ, या फिर कफ विद एक्सपोड्रेंट ऑफ म्यूकॉइड स्पूटम। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं बच्चों इनको, कि मल्टीपल चॉइस आंसर सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करने होते हैं, एग्जाम में आते हैं, क्योंकि काफी गलत होने की संभावना होती है। तो मैं तो यही कहूंगी कि 4 क्वेश्चन है ऐसे तो आपको आते हैं तो ठीक, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हाथ ना लगाएं। डिस्निया हो सकता है, हेडेक तो नहीं होता है, नाइट स्वेटिंग मतलब नाइट को बहुत ज्यादा ही पेशेंट को क्या आता है, पसीना आता है ना। ब्लडी प्रोडक्टिव कफ भी आता है, बिल्कुल आता है, कफ भी होता है कंटिन्यूसली, सारे ऑप्शन सही हैं सिवाय बी को छोड़, 1 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, डिस्निया होगा, नाइट स्वेटिंग होगी, ब्लडी प्रोडक्टिव कफ होगा और काफी लंबे टाइम से पेशेंट को कफ भी चल रहा होगा। चलिए अब क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं टीबी का एक एक्सरे। ये देखो, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो आप लोग टीबी वाले पेशेंट का एक्सरे। क्या हुआ, ये देखो ये लंग्स है ना, पूरा क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कार बन रहा है, डैमेज हो रहा है ना। इस तरीके से होता है बच्चों टीबी का एक्सरे, टीबी वाले पेशेंट का एक्सरे है स्पेशली ये। तो आप लोग जो है सारे एक्सरे देख के जाना, वैसे मैं आपको दिखाई दूंगी यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो और एंड तक जुड़े रहोगे तो आपको वैसे कुछ सर्च करने की रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको जो इस टाइप की सारी चीजें कुछ रहेगी, सब हो जाएगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, ना ही बच्चे सब्सक्राइब करते, कितना मेहनत होती है बट फिर भी कोई सब्सक्राइबर ऐड नहीं होता, बस 1 2 होते हैं हर एक वीडियो पे, आप लोग भी एफर्ट्स नहीं लगाते हो। द नर्स परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट with the diagnosis of the TB and the nurse should check the result of which diagnostic test will confirm the diagnosis। बोला गया है जब कोई नर्स परफॉर्म करती है तो पेशेंट का एडमिशन असेसमेंट और पेशेंट का डायग्नोस हुआ टीबी का, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा जो कंफर्म कर सके पेशेंट को टीबी है। चेस्ट एक्सरे, ब्रोंकोस्कोपी, स्पूटम कल्चर या ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट। तो बच्चों चेस्ट एक्सरे देख लेते हैं हम लोग, ब्रोंकोस्कोपी तो आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा, स्पूटम कल्चर हो सकता है एंड ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट जिसको हम बोलते हैं मॉन्टोक्स स्किन टेस्ट हो सकता है। देख लेते हैं आंसर क्या जाएगा, चेस्ट एक्सरे।
चेस्ट एक्सरे करके हम कभी भी कंफर्मेटरी डायग्नोस पता नहीं कर सकते हैं। ये हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? स्क्रीनिंग टेस्ट। कभी भी क्वेश्चन आए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है, तो चेस्ट एक्सरे होता है। ठीक है। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि इसका बैक्टीरिया क्या होता है? ट्यूबरक्लाई होता है, मतलब माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लाई, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई होता है इसका बैक्टीरिया। ये ड्रॉपलेट से स्प्रेड होती है, मतलब पेशेंट कफिंग स्नीजिंग से स्प्रेड हो सकती है। ठीक है। अब स्पूटम कल्चर कर सकते हो आप, इसका बिल्कुल कर सकते हो भाई। आप इसका आंसर होगा हमारा सी, स्पूटम कल्चर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? कंफर्मेटरी डायग्नोसिस रहेगा। अभी ट्यूबरकुलर स्किन टेस्ट का मोन्टो टेस्ट होता है पेशेंट की आर्म में, पेशेंट की आर्म पे हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पे? पीपीडी। पीपीडी पेशेंट को देते हैं। पीपीडी क्या होता है? प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव्स होता है एक, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आती है, प्यूरिफाई प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है। ये जो हम लेते हैं पेशेंट को 0 पॉइंट कितना लेते हैं? 5 ml लेते हैं। ठीक है। 0.5 ml पेशेंट की इंट्राडर्मल रूट से पेशेंट की स्किन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्राडर्मल रूट से। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों ये भी आता है इंट्राडर्मल रूट का जो हमारा एंगल होता है कितना होता है? 15 डिग्री होता है। ठीक है। तो 15 डिग्री का एंगल होता है। हमेशा पीपीडी को इंट्राडर्मल रूट से हमें देना चाहिए। जब भी आप पेशेंट को मोन्टो स्किन टेस्ट दे रहे हो तो हमेशा एक बात को असेस करना है, जब भी आप दे रहे हो बहुत ही स्लो देना है। कभी भी उसको हमें ज़्यादा तेज़ नहीं देना है, बहुत स्लो इसका इन्फ्यूज़न देना है, आई मीन स्लो इंजेक्शन देना है ये। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है हाई दोगे या लो दोगे, तो आप बिल्कुल स्लो जो है, आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले अपनी प्रीवियस वाली जितनी भी सीरीज रही है उनके अंदर कराया हुआ है। स्लो इन्फ्यूजन या फिर स्लो जो है इंजेक्ट किया जाता है, हमेशा इंट्राडर्मली स्लो इंजेक्ट किया जाता है ये। और इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं इंजेक्शन देने के बाद 48 से 72 हार्स के बाद इसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद देखते हैं कितना इसमें स्कार बना है, कितना इंड्यूरेशन प्रेजेंट है ना। उसके अकॉर्डिंग ही फिर पेशेंट को बताते हैं कि आपको टीबी है, कंफर्मेटरी टीबी है, या आई मीन जो है लेटेंट टीबी है, एक्टिव टीबी है, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? आने वाली वीडियोस के अंदर अब मैं आपको बताऊंगी कितना कितना जो है इसका डायमीटर होगा, तो हम कह सकते हैं पेशेंट को टीबी है। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। यदि आप लोगों को इनकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेशेंट की ना ब्रोंकोस्कोपी की गई है एंड बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपी के बाद बायोप्सी की गई है, और यहाँ पे ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स रिपोर्ट करेगी फिजिशियन को, इमीडिएटली रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम ब्रोंकोस्कोपी देख लेते हैं कैसे जो है ब्रोंकोस्कोपी की जा रही है। देखो बाय नोज के थ्रू ब्रोंकोस्कोपी यहाँ पे हमारा फिजिशियन कर रहे हैं, और साइड में कार्डियक मॉनिटर को अटैच किया गया है। ये कार्डियक मॉनिटर है। ठीक है। ये जो है कार्डियक मॉनिटर है, और ब्रोंकोस्कोप डाल रहे हैं धीरे धीरे, और इनकी आइज देखो बिल्कुल यहाँ पे ही है, क्योंकि यहाँ पे देखना है बच्चों ब्रोंकाई का व्यूज देखना है प्रॉपर तरीके से, कि जो भी हमारा मॉनिटर जो दे रहा है ब्रोंकाई का ओवरव्यू वो प्रॉपर सही है नहीं है। ठीक है। प्रॉपर जो यहाँ पे हमें प्लेसमेंट करना है वहीं प्लेसमेंट हो रही है ना, ये चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके। वैसे हम इसको फाइबर ऑप्टिक ट्यूब भी बोल सकते हैं। जो आगे वाली है ना, इसको पूछते हैं कभी कभी ये क्या है, जो इनके हाथ में है, फिजिशियन जी के हाथ में है, वो फाइबर ऑप्टिक ट्यूब है। ठीक है। ये हमारा ये वाला है ना, इसको बोलते हैं स्कोप, ब्रोंकोस्कोप, जिससे हम जांच कर रहे हैं। स्कोप मतलब होता है स्कोप ही देखना, स्टडी करना, जांचना किसी चीज को, है ना। आगे देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। कहाँ पे इन्फॉर्म करेगी नर्स हमारी? सबसे पहले ड्राई कफ पे, हेमेचूरिया पे, ब्रोंकोस्पाज्म या फिर ब्लड स्ट्रिक्ट स्पूटम पे। तो आप सबको आंसर क्या लगेगा यहाँ पे? भाई ड्राई कफ मतलब पेशेंट को सूखा कफ आ रहा है, क्या इसमें आप इन्फॉर्म करोगे? नहीं करोगे इसमें। तो हेमेचूरिया मतलब यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड, या फिर ब्लडी यूरिन। ब्रोंकोस्पाज्म या फिर ब्लड स्ट्रिक्ट स्पूटम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा आंसर सी, ब्रोंकोस्पाज्म। क्यों ब्रोंकोस्पाज्म? यहाँ पे बच्चों पेशेंट को ना क्या देते हैं आप लोग, आप देते हो पेशेंट को इनहेल फॉर्म में, इनहेलर एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को। जो गैसेस फॉर्म में एनेस्थीसिया आता है ना, वो पेशेंट को यहाँ पे दिया जाता है। तो इस पेशेंट को स्पाज्म होना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। यदि पहली कंडीशन ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होता ना, तो यहाँ पे डिस्निया होता, तब भी आप क्या करते? आंसर सी करते हैं, तो डिस्निया होता, या फिर टैकीकार्डिया होता, या फिर होता आपका टैकीकार्डिया, मतलब हार्ट रेट पेशेंट की बहुत ही ज्यादा हो रही है, टैकीकार्डिया होता। ठीक है।
तो टैकीकार्डिया होता है यहाँ पे। आगे चल लेते हैं हम लोग, टैकीकार्डिया होता। और या फिर बात करें कि एक सेकेंड, हाँ जी, अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टैकीकार्डिया तब भी आप इन्फॉर्म कर सकते थे, डिस्निया होगा तब भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर ब्लड स्ट्रिक्ट स्पूटम होगा तो हमें इन्फॉर्म नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बच्चों जब हम भी पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है ना, कुछ वेसल्स हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो स्मॉल या टिनी वेसल्स है, वो रप्चर हो जाती है। तो यहाँ पे ना क्या देखने को मिलता है, हमारा आंसर डी, ठीक है, कि बोला ब्लड स्पूटम, तो स्पूटम में हल्का फुल्का ब्लड दिखाई देगा, बट ये नेसेसरी होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन, ऐसी कोई सीवियर कंडीशन नहीं है कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, नहीं। तो आंसर आपका सी है। स्पाज्म नहीं होना चाहिए, डिस्निया नहीं होना चाहिए, टैकीकार्डिया नहीं होना चाहिए, सारी कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन है, मतलब इनमें ऐसी कंडीशंस में आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा फिजिशियन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा आपका थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर होगा ब्रोंकोस्पाज्म होगा पेशेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं हम लोग। एक पेशेंट को ना क्या है, रेस्पिरेटरी स्टेटस असेस किया जा रहा है नर्स के द्वारा। पेशेंट की सफर्ड कर रहा है, पेशेंट की से फ्रैक्चर रिब, मतलब रिब पेशेंट की टूट चुकी है यहाँ पे भाई, ठीक है। तो लोगों ने पेशेंट की सारी पसलियां तोड़ दी हैं। नर्स शुड एक्सपेक्ट टू नोट विच फाइंडिंग, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी इस फाइंडिंग में। और अधिकतर बच्चों फ्रैक्चर रिब होते हैं सीपीआर के टाइम पे, आप लोगों ने देखा होगा जो अनट्रेन्ड स्टाफ होता है ना, वो क्या करता है, पेशेंट को कंप्रेस देता ही रहता है। और नॉर्मली हमारा जो है ना 1.5 से 2 इंच तक का हमें रिब्स को कंप्रेस करना चाहिए, बट आपने देखा होगा जो अनट्रेन्ड स्टाफ होता है ना, वो 2.5 से 3 इंच तक भी कर देता है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है ये वाला, बच्चे आंसर लगाते हैं ये वाला, ठीक है। इतनी बार बताया है 1.5 से 2 इंच तक ही एडल्ट के अंदर हम रिब्स को कंप्रेस करते हैं, बट फिर भी ये आंसर पता नहीं इनका क्यों फेवरेट होता है, हमेशा गलत करके आते हैं एग्जाम में। यदि आप इतना कंप्रेस करोगे ना रिब्स को, तो बच्चों रिब्स तो टूट जानी है। फिर कभी भी ना हमारा आंसर या तो 1.5 से 2 हो जाना चाहिए, या फिर आंसर नहीं है ना हमारे पास ये, तो फिर 2 से आप 2.5 इंच तक भी कंप्रेस कर सकते हो, ये भी आंसर जा सकता है। बट ये तो बिल्कुल ही नहीं जाना होता है। इस आंसर को तो पता ही नहीं क्यों आंसर टिक करते हैं, ये आंसर बिल्कुल गलत होगा यदि आप ऐसा आंसर टिक करोगे। यहाँ तक बच्चों पूरी की पूरी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, तो या तो आंसर 1.5 से 2 इंच तक हो, या फिर 2 से 2.5 इंच तक हो, ये आपका आंसर सही होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेशेंट की फ्रैक्चर हो चुकी है एंड यहाँ पे दो टाइप की नर्स नोट फाइंडिंग को असेस करेगी। स्लो और डीप रेस्पिरेशन हो रहा है, रैपिड हो रहा है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है, या फिर पेन स्पेशली विद इंस्पिरेशन, मतलब जब पेशेंट सांस ले रहा है उस टाइम पेशेंट को पेन हो रहा है। तो पहली कंडीशन है स्लो और डीप रेस्पिरेशन कभी नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आंसर ए गलत है, यहाँ पे इंक्रीज आएगी, इंक्रीज होगा। रैपिड डीप नहीं होता, शैलो होती है। शैलो मतलब थोड़ा, शैलो मतलब होता है गहरा, ठीक है, बहुत ही डीप सांस ले रहा है पेशेंट, रैपिड मतलब बहुत शैलो ले रहा है, ठीक है। स्लो और शैलो रेस्पिरेशन आ रहा है। एंड आंसर है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन या फिर पेन स्पेशली विद इंस्पिरेशन। पेशेंट की रिब्स को फ्रैक्चर हो जाता है, तो पेशेंट जब भी सांस लेता है, तो जब पेशेंट इनहेल करता है, इंस्पायर करता है, उस पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आंसर हमारा डी इफेक्टिव होता है। और आंसर डी पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है फ्लेल चेस्ट के अंदर। अब ये फ्लेल चेस्ट क्या है? ये फ्लेल चेस्ट का मतलब होता है जब हमारी रिब्स क्या हो जाती हैं, अनअटैच हो जाती है। अनअटैच का मतलब जब सबकी सारी की सारी रिब्स क्या हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं एक दूसरे से, तो कैसे सांस आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो उस कंडीशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन दिखाई देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी नंबर ऑप्शन है, तो सी नंबर ऑप्शन नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हम आगे के क्वेश्चन करें, नहीं लगती है तो आप लोग बता सकते हो कि हमें जो है नई वीडियो अच्छी लग रही है, बट आप लोग कुछ कमेंट ही नहीं करते हो, तो एटलीस्ट आप लोग कुछ कमेंट किया करो। आज का क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करना, तो पता लग जाएगा कि आप लोगों ने वीडियो देखते हो नहीं देखते हो। और बच्चों अपने जो फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ भी शेयर किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, और आप लोगों का कोई सपोर्ट नहीं रहता है तो थोड़ा सा सामने वाला जो तुम्हारा टीचर है वो डीमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटिवेट किया करो। तो वीडियो कंटिन्यू मॉर्निंग में आएंगे आप लोगों के लिए। तो मेरे आपसे क्वेश्चंस हैं, ट्रेकियास की कितनी रिंग होती है,
ठीक है, ट्रैकियरिंग बतानी है आपको, एंड बताना है जब भी आप किसी पेशेंट की ट्रैकोस्टमी करते हो तो यहाँ पे जब भी ट्रैकोस्टमी की जाती है तो कौन सी रिंग का यूज होता है, मतलब कौन सी रिंग में ट्रैकोस्टमी करते हो। 2 क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ट्रैकियल रिंग कितनी होती है और ट्रैकोस्टमी जब भी आप करते हो एवरेज बतानी है आपको, लोअर हाई नहीं बतानी है, एवरेज बतानी है कि एवरेज ट्रैकोस्टमी रिंग कौन सी होती है जब भी आप इस पेशेंट की ट्रैकोस्टमी करते हो। तो ये 2 ही क्वेश्चन है आप लोगों के लिए आज के लिए, बस इतने ही बहुत है। तो मुझे पता लग जाएगा हाँ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े से अच्छे हैं और बात को मानते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी हमारी, मॉर्निंग में डेली आपको वीडियो मिलेगी और हम लोग लाइव भी आएंगे। ठीक है, आज मॉर्निंग में इवनिंग में टाइम मिलता है तो मैं लाइव भी आती हूँ, तो आप लोग रेडी रहना 6 बजे के आसपास। चलिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।